आजकल बहुत सारे एआई का ज़माना आ रहा है, जैसे कि एआई का बहुत सुनने को मिल रहा है। क्या ऐसे कुछ टूल हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने स्टार्टअप के लिए? एआई हर स्टेज पे यूज़ करिए, लेकिन जो जॉब में है वो चाहते हैं कि हम भी छोड़ के कुछ स्टार्टअप करें। 90% लोग इस कंडीशन में नहीं होते हैं कि वो जॉब छोड़ करके तुरंत उस आइडिया पे काम कर लें। तो आपने स्टार्ट कर दिया कुछ, क्योंकि आइडिया दिमाग में आया, आपने बोला कि स्टार्ट करा, पहले वैलिडेट करो। सबसे बड़ा आपका कंज्यूमर और कस्टमर आपका टूल है। एज ए स्टार्टअप की कैश बर्न करें और किस तरह से करें कि वो उसका यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर हो। बिजनेस में पैसा बाद में आए, कभी भी आए, खर्च करने से पहले हर चीज का एक मैक्सिमम कैपिटल होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फाउंडर टॉक के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हेमंत गुप्ता। दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा हट के होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं एक ऐसी यंग एनर्जी जो एक फाउंडर भी हैं और एक एक्टिव इन्वेस्टर भी, एक जेनजी एंटरप्रेन्योर जिसने सिर्फ 10 सालों के अंदर सोलर, सॉफ्टवेयर, कंसल्टिंग 3 बड़े डोमेन में अपना बिजनेस खड़ा करके दिखाया है और 20 से ज्यादा स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट भी कर चुका है। आज हमारे साथ हैं स्वप्निल पांडे जी, फाउंडर ऑफ वनन्या कंसल्टिंग। इनकी जर्नी एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से शुरू हुई। एक हॉबी के तौर पर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ये मेंटोर बने और फिर मेंटोर से इन्वेस्टर बनने तक का सफर तय किया। आईआईटी मुंबई और इसरो जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में लेक्चर भी दे चुके हैं और आज अपने ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस से फाउंडर्स को इन्वेस्टमेंट एक्सेस के साथ साथ प्रैक्टिकल और रियलिटी बेस्ड एडवाइस भी दे रहे हैं। और आज की ये पूरी बातचीत लीड करेंगे प्रशांत जैन जी, जो कि खुद एक इन्वेस्टर हैं और एक फेमस कंपनी में प्रोग्राम मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। प्रशांत जी का 20 से ज्यादा सालों का कॉर्पोरेट और कंसल्टिंग एक्सपीरियंस, अर्ली स्टेज स्टार्टअप को फंड और मेंटोर करने का डीप पैशन और फाउंडर को सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ गाइड करने का एक क्लियर विजन, यही वो खूबियां हैं जो इन्हें अपने क्षेत्र के प्रोफेशनल से एक अलग पहचान देती है। इस एपिसोड में आप जानेंगे कि जॉब छोड़कर स्टार्टअप शुरू करना एक मिथ है या रियलिटी, एक आइडिया को एक्चुअली वैलिडेट कैसे किया जाता है और सबसे बड़ा वैलिडेशन टूल क्या है, B2B पहले या B2C, सही ऑर्डर क्या होना चाहिए, कंप्लायंसेस, क्यों ये बर्डन नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट है, और एआई के इस एरा में अपने आप को कैसे अपग्रेड करें। साथ ही हम जानेंगे क्यों बोरिंग डिसिप्लिन ही सबसे ज्यादा पैसा बनाता है। अगर आप जॉब में हैं और स्टार्टअप का सपना देख रहे हैं या पहले से फाउंडर हैं और अगले लेवल पर जाना चाहते हैं, तो इस एपिसोड की हर सलाह आपके लिए एक एक्शन पॉइंट साबित होगी। तो चलिए देखते हैं एक जेनजी इन्वेस्टर की एनर्जी, एक सीजन प्रोफेशनल की ऑनेस्टी और एग्जीक्यूशन फोकस थिंकिंग, सब कुछ इस एक एपिसोड में। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये प्रैक्टिकल और रियलिटी बेस्ड बातचीत प्रशांत जैन जी और स्वप्निल पांडे जी के साथ। आप तो एक एज ए फाउंडर आप काम कर रहे हैं इसमें, अब एज ए इन्वेस्टर आल्सो यू आर लुकिंग फॉर सम इन्वेस्टर्स न्यू में कंपनीज। इन्वेस्टर जर्नी वहां से स्टार्ट हुई जहाँ पे सोलार में तब एक पैशन था, एक हॉबी था कि जो दिक्कतें शायद मैंने फेस की है वो मैं औरों को ना फेस होने दूं। तो मैंने पहले स्टार्ट किया कि अच्छा भाई ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आ जाओ हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो मेरी कैपेबिलिटीज थी उस हिसाब से हमने उसको धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट किया, बाकी चीजें इसमें। तो वो एक हॉबी से क्रिएट हुआ, ये इन्वेस्टमेंट का फील्ड स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसी रोज की जिंदगी से मिडिल क्लास फैमिली से आकर के सेम चीजें सोच करके चीजें स्टार्ट करते थे, तो जानते थे कि बाहर सामने वाले की क्या नीड है। तो उसके वजह से हमने इसको पूरा प्रोसेस किया और आगे धीरे धीरे बढ़ते गए, लोग कनेक्ट करने लगे, उनके विजन को हम समझने लगे। तो जहां पे हम पहले उनके मेंटर बन करके फिर हम उनके इन्वेस्टर बनते हैं। ओके, तो अभी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं काफ़ी कंपनीज में? काफ़ी लगभग 27+ कंपनीज हैं, जिसमें जिनमें आप छोटे invest मोटे करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स हैं और बाकी कुछ तो ठीक ठाक हैं, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन अच्छे हैं। और हम प्री रेवेन्यूड में भी करते हैं। मेरा मेन है कि उनके जो, मैं फाउंडर्स पे बेट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि आइडियाज़ तो उसके बाद वो क्रिएट हो जाए। ऑब्वियसली आइडियाज़ मैटर करते हैं, लेकिन फाउंडर में वो जोश, वो चीज़ की कमी है तो फिर आइडिया कितना भी अच्छा उसको हम सस्टेन नहीं कर सकते।
तो आपकी कोई स्पेसिफिक चॉइस रहती है, जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स IIM IIT से देखना, मैं बहुत या सारे फिर कुछ? इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ऐसी कोई चॉइस नहीं है कि इसमें है या इसमें। ऑब्वियसली उनका एक थोड़ा सा बिजनेस को लेके वो थिंकिंग और वो एक मैच्योर स्टेज पे आ जाना चाहिए। आइडिएशन उनका जो स्टेप होता है वो पूरा हो जाना चाहिए, या आइडिएशन पे हो तो हम आपको मेंटर कर सकते हैं, हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जब वो Okay. मैच्योरिटी आपकी डेवलप हो जाती है उसके बाद ही हम अपना फंड या उसको एक्यूमुलेट करके लगाते हैं और उसको ग्रोथ स्टेज पे लेके जाते हैं। और एनी स्पेसिफिक चॉइस ऑफ सेक्टर कुछ ऐसा है बेसिकली कि अभी IT में करना चाह रहे हैं? FMCG है, IT है, AI है, अच्छा। जो हमारे कोर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हैं। दूसरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सैस डेवलपमेंट, सैस बेस्ड जो प्रोडक्ट हैं, बाकी जो टेक्नोलॉजी में इवॉल्व कर रहे हैं, बेसिकली मोस्टली B2B के लिए उनमें हमारा प्रेफरेंस रहता है। ओके। तो आज जैसे जनरली सबका स्टार्टअप का एक बज़वर्ड है चारों तरफ, लोग भी चाहते हैं, जो जॉब में हैं वो चाहते हैं कि हम भी छोड़ के कुछ स्टार्टअप करें। तो क्या ऐसा एरिया उन्हें देखना चाहिए, जैसे मतलब मैं जो लगे आपको कोई भी एक देखना रोड चाहता मैप है? बताता हूँ। अगर हाँ। आप जॉब कर रहे हैं तो तो कैसे आए उस कैसे बेसिकली उसमें स्टार्टअप आए। में? देखिए 3 फेसेस होते हैं। हम्म। जॉब करते करते ऑब्वियसली आइडिया आता है, लेकिन Right. आप इसका 90% लोग इस कंडीशन में नहीं होते हैं कि वो जॉब छोड़ करके तुरंत उस आइडिया पे काम कर लें। बट आप साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, हमें वो सपोज करिए वो आइडिया हमें लग रहा है कि वो बहुत बड़ा आइडिया है, लेकिन मार्केट के लिए वो आइडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हम अपने बबल्स में भी फॉर्म कर सकते हैं आइडियाज। तो सबसे पहले इन्वॉल्व क्या है, आप एक डिसिप्लिन लाइए अपने पर डे के करियर में कि मैं 2 दिन 2 घंटे उसको दूंगा, या हफ्ते में 1 दिन में उसको डेडिकेटली दूंगा और उस पर काम करूंगा, उस पर रिसर्च करूंगा, उस पर बाकी चीजें करूंगा। और आप जॉब स्विच करने से पहले सपोज दैट आपकी 1 लाख रुपए की इनकम है और आपके घर के एक्सपेंसेस 60,000 है, तो आप पहले उस स्टार्टअप को इतना लाइए कि उस 60,000 रुपीज आपको ऑन अ डेली बेसिस लेके आए, तब आप उसको फुल स्विच हो जाएंगे। आज के तारीख में लोग क्या करते हैं, और एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमें फास्ट करना है, हमसे पहले कोई ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको स्ट्रक्चर के साथ, डिसिप्लिन के साथ चीजों को करना है और अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी बिना बढ़ाए करना है। दैट विल बी अ मोर सेंसिबल सॉल्यूशन, व्हाट आई अंडरस्टैंड। और उसके बाद आप जब आ रहे हो, आप कर रहे हो, आप 2 घंटे काम कर रहे हो, तो पहले कस्टमर फीडबैक पे काम करना स्टार्ट करो, उसको इवॉल्व करो। और दूसरी चीज, अपने स्टार्टअप को अगर आपको लग रहा है कि यार इतनी एफर्ट्स डाल दिए हैं, तो उसको पीछे हटने से, मतलब उसको बबल नहीं, अब तो मैंने लोगों को बता दिया है, अब तो मुझे करना ही है, उस मिथ में मत पड़ो, उस बबल में मत पड़ो। अगर आपको लगता है कि यार नहीं यार, शायद इसकी मार्केट डेवलप नहीं है या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जस्ट गो एंड बैक एंड करो कुछ। क्योंकि वो लर्निंग जो मैंने आपको बताया, पहले 3 साल में जो मेरी लर्निंग्स थी, वो आपको जरूर कुछ ना कुछ क्रिएट करके दे देगा। बट दैट इज थिंग इज अ डिसिप्लिन इन अ कंटिन्यूअस मैनर। ओके, सो बेसिकली आप कह रहे हैं कि पहले थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट करो अपने जॉब के साथ। अगर जॉब में है तो आप थोड़ा थोड़ा जॉब में 2 घंटे 3 घंटे निकालिए, कुछ पैसा इकट्ठा कीजिए, देन यू पैसा मूव इनटू इज दैट। सेकेंडरी थिंग। पहले आप अपने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट लाइए जॉब के समय, कि जो आप कर रहे हो वो सही है कि नहीं है। उसके पीछे का मार्केट रिसर्च करिए, व्हाट विल बी द बैकबोन ऑफ दैट थिंग। सेकेंडरी अपना फाइनेंशियल कॉर्पस बनाइए, इमरजेंसी फंड जिसको हम बोलते हैं, बाकी चीजें बनाइए। बिकॉज एक बार जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में एंटर कर लेते हैं, तो आपको हर तरफ से प्रेशर आता है। तो एक तरफ से आप पहले अपने आप को सिक्योर करिए कि आपकी फैमिली सिक्योर है, जितना उसके सर्वाइवल के लिए चाहिए उतना पैसा आपके पास आ रहा है, और उस हिसाब से आप डेवलप करिए। अदरवाइज आप रिस्क ऑब्वियसली ले सकते हैं, लेकिन दिस विल बी अ मोर कैलकुलेटिव रिस्क अगर आप जॉब के साथ स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं। नहीं, सही बात है, क्योंकि जॉब के साथ छोड़ा तो एकदम से प्रॉब्लम आ सकती है आपके लिए। तो आपने जैसे स्टार्ट किया था इनिशियली, तो आपने पैरेलली अपने स्लोली स्टार्ट किया, फिर आप मैंने इसमें बहुत स्लोली, बहुत सीक्रेटली स्टार्ट किया है। अच्छा। बहुत धीरे। मैंने आपको क्या बोला, हमने वानव्य के पिलर्स बनाए हैं। slowly। जैसे आप बिल्डिंग बनाते हो तो लिंटर लगाने से पहले पिलर्स बनाते हो, तो यार पिलर शुड भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उस पर आपकी छत बहुत आराम से सस्टेन कर पाए, आपकी बैठ पाए। तो वो पिलर्स बनाना आप जॉब के साथ स्टार्ट कर सकते हो। जब 1-2 पिलर डेवलप हो जाए, देन आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आपको एक सेकंड थॉट भी नहीं आएगा। एक टाइम आएगा कल से आई विल क्विट। आपने अपना आइडिया है जो भी इन्वेस्टर्स का, सॉरी, फाउंडर्स कर रहे हैं, तो कैसे वैलिडेट करें? मतलब आपने स्टार्ट कर दिया कुछ, तो क्योंकि आइडिया दिमाग में आया, आपने बोला कि स्टार्ट करा, पहले वैलिडेट करो।
कुछ वैलिडेशन के लिए कुछ टूल्स यूज करें आपने सर या क्या देखिए, जनरली सबसे बेस्ट टूल मार्केट है, इससे बड़ा कोई टूल नहीं है। सबसे बड़ा आपका कंज्यूमर और कस्टमर आपका टूल है। ठीक है, आप सीधी सी बात है, आप उस चीज को 10 लोगों को बेचिए। क्या आपका जो पेन पॉइंट है सच में वो 10 लोगों में वो पेन पॉइंट है? दूसरी चीज, आप वो डिफरेंट बैकग्राउंड के पीपल्स को भेजिए। आप टेक में हैं, सेम फाइनेंशियल पीपल्स हैं, तो हो सकता है वो सबका पेन पॉइंट हो, लेकिन उसमें अगर आप दूसरे भी लोगों से कनेक्ट करेंगे जो आपसे कनेक्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट डिस्कसिंग, टेकिंग फीडबैक थिंग्स, तो वो आपको पेन पॉइंट्स अपने आप समझ में आता है कितना पेन पॉइंट वो है। दूसरी चीज, जब अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड में हैं, कुछ आप एफएमसीजी के प्रोडक्ट कर रहे हैं, 100 लोगों को पहले नहीं तो 50 लोगों को पहले बेच करके उसके कितने रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद उसमें क्या इंप्रूवमेंट है, बाकी चीज क्या है, वो करने के बाद ही आप आगे काम कर सकते हैं। और साथ साथ जैसे आजकल ऑनलाइन का काफ़ी चल रहा है, तो आपको किस तरह से चलना चाहिए? सर ऑफलाइन में देखिए, स्टार्ट करके ऑनलाइन में, या ऑफलाइन फिर पहले? ऑनलाइन तो वो डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी है, Category पे लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि स्टार्टअप्स को पहले B2B पे फोकस करना पहले चाहिए, B2B पे। उसके बाद B2C पे फोकस करना चाहिए। रीजन बिहाइंड दैट, B2B आपको सस्टेनेबल मनी दे देता है, सर्वाइवल मनी दे देता है, इजिली दे देता है। ठीक है, और अगर B2B रिकॉग्नाइज कर गया तो B2C में रिकॉग्निशन लेना बहुत आसान है, क्योंकि एक फंड आपका ऑलरेडी आ चुका है, कॉन्फिडेंस आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। ओके। तो अभी जैसे स्टार्टअप मैंने कर लिया, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया लग गया, तो मतलब मैं वैलिडेट भी कर लिया मेरा आइडिया, मुझे लगा कि ठीक है अब चल सकता है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मुझे गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे ग्रांट? ग्रांट्स हैं, सीड मनी ग्रांट हैं, 10 लाख, डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट डिफरेंट ग्रांट्स हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, बाकी चीज़ों का आप हेल्प ले सकते हो। ऑब्वियसली आपको पहले फंडिंग से पहले आपको ग्रांट लेना चाहिए, उससे पहले आपको अच्छा मेंटर जो आपको वो सारी चीज़ों के बारे में बता सके, कंप्लायंसेस के बारे में बता सके और बाकी चीज़ों के बारे में बता सके, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और चीज़ों को उस स्ट्रीमलाइन करना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे ये काम करेगा। और मैं तो यही बोलूंगा कि ग्रांट्स पहले यूटिलाइज करिए, प्रॉपर यूटिलाइज करिए। गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट आपको बहुत तरह से, स्टार्टअप इंडिया आपको फंड कर रहा है। अगर आप तरीके से, स्ट्रक्चर से उस फंड्स को यूज करते हो तो आप एक स्केल में ही जाके आपको इक्विटी लूज करनी पड़ेगी, पहले इक्विटी लूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है आजकल, रहता है कि जैसे मैंने स्टार्टअप कर लिया, अब मैं फंडिंग लेने जा रहा हूँ, मैंने टूल्स भी यूज़ कर लिए, अपना वैल्यूएशन कुछ बनाया। आप जब एज ए इन्वेस्टर जब जाते हैं, तो कुछ आपके सामने जब फाउंडर आते हैं आप किससे फंडिंग करवाने के लिए, तो आप वैल्यूएशन को कैसे जज करते हैं? क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा आजकल के ओवररेटेड वैल्यूएशन आज बिल्कुल सही बोला आपने, आजकल के फाउंडर्स कुछ भी नंबर्स लेके आते हैं। उनके इसमें एक बबल है कि इन्वेस्टमेंट चाहिए, तुरंत चाहिए। पहले तो उनको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि उन्हें किस स्टेज पे इन्वेस्टमेंट लेने के लिए जाना चाहिए, किस स्टेज पे डाइल्यूट करने के लिए जाना चाहिए। सेकंड थिंग, वो ये कभी नहीं पढ़ते हैं कि एक वैल्यूएशन कैलकुलेट कैसे होती है। देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स जिस पे देख करके वो वैल्यूएशन कैलकुलेट होती है। उसके बाद वो मार्केट रिसर्च नहीं करते हैं, उनका टारगेट ऑडियंस क्या है वो जस्टिफाइड नहीं करते हैं, उस बेसिस पे वो अपनी रिसर्च कंप्लीट नहीं करते हैं और एक मैजिकल नंबर की तरफ जाते हैं, जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली इट वोंट बी अ पॉसिबल। जहाँ पे वो अपनी फाइनेंशियली लिटरेसी को भी दिखाते हैं कि वो किसी भी इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी आते हैं जो कि उनका डिसिसिव साइड भी नहीं दिखा पा रहा है। दिस इज ऑल्सो बी अ, ऐसा इन्वेस्टर जब कोई हमारे सामने ऐसा लाता है वैल्यूएशन, तो हम उसको इन्वेस्ट करने में और बचते हैं कि इस आदमी को अपनी ही वर्थ एग्जैक्टली इतनी कैसे हो सकती है। देयर शुड बी अ रियलिस्टिक नंबर। बट वो जो नंबर है वो रियलिस्टिक कैसे बने, उसमें मतलब क्या हमें हेल्प लेनी चाहिए वैल्यूएशन कंसल्टेंट की, या आप किस तरह से निकालते ऑब्वियसली हैं वैल्यूएशन कंसल्टेंट का हेल्प ले सकते हैं, आप डिफरेंट पीपल्स का, सीएस का, बहुत सारे स्टार्टअप्स को मेंटर करने वाले लोग हैं उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। और एक सिंपल कॉमन सेंस की बात करता है, आप उस नंबर को ऐसे लाइए कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं एक इन्वेस्टर भी आपसे पैसे बनाने के लिए आप पे इन्वेस्ट कर रहा है। दूसरी चीज, क्या आपको अगर इतना कोई प्रॉफिट दिखाए तो आप क्या उसको इतना पैसे दोगे? आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए, ठीक शायद है। पहले। दूसरी चीज, मार्केट साइज को भी कंपेयर करके कितना मार्केट कैप्चर करने की मेरी पोटेंशियल है। आजकल बहुत मैजिकल नंबर्स आ जाते हैं जब आप मार्केट साइज की बात करोगे, दिस 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 दिस, बट क्या आपकी पोटेंशियल है उस नंबर्स तक जाने में?
क्या आपका प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, चीजें क्या है, और किस स्टेज पे सबसे पहले ये डिसाइड करना जरूरी कितना फंड की आपको जरूरत है। आपको ओवर फंड भी नहीं मांगना है, जिसको आपको अकाउंट में रखने से पैसा कभी डबल नहीं होता, या अकाउंट में रखने, करंट अकाउंट तो इंटरेस्ट भी नहीं देता है। तो वही तो आजकल जो वो सिनेरियो इजीली मैनेज करना बहुत एक इंटरसेक्ट होना चाहिए, जिसमें वो नंबर्स होने चाहिए, और नंबर्स आपके प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होने चाहिए। अब आजकल क्या हुआ है कि काफ़ी लोग ले लेते हैं फंडिंग, फिर कैश बर्निंग स्टार्ट हो जाती है फॉर बेसिकली टू ग्रो। तो आपको कैसे लगता है कितना बेसिकली हमें उस चीज़ों पर कंट्रोल रखना चाहिए एज ए स्टार्टअप कि हम कैश बर्न करें, और किस तरह से करें कि वो उसका यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर हो, ऐसा नहीं हो कि कैश ख़त्म और अब फिर वापस हम वहीं के वहीं हैं। बिना कैश आप घर का बजट कैसे बनाते हो? आपकी सैलरी बाद में आती है, घर का बजट पहले बना होता है। राइट। सेम कंसेप्ट है बिजनेस में, पैसा बाद में आए कभी भी आए, खर्च करने से पहले हर चीज का एक मैक्सिमम कैपिटल होता है। आज भी हमारे बिजनेसेस में हर चीज में मुझे मार्केटिंग में कितना स्पेंड करता है, मुझे मेरी लिमिट्स पता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मार्केट में स्टार्टअप्स के साथ, उनको अपनी लिमिट्स वो कभी बनाते ही नहीं है। वो अकाउंट में कैसे पैसा आ रहा है, कैसे जा रहा है, दे डोंट नो कि कहाँ खर्च हो रहा है। नो इवेल्युएशन, नथिंग प्रॉपर। उसको इवेल्युएट करो, वीकली इवेल्युएट करो, अपने बजट्स को एक्सीड नहीं करना है। हर चीज का खर्च करने से पहले बजट होना चाहिए, और एनी हाउ वो कभी भी एग्जिट ना हो, इसकी पूरी कोशिश होनी चाहिए। तो कुछ ऐसा आप परसेंटेज वाइज कुछ आप लोग भी वो कैलकुलेट डिपेंड करते हैं ऑन कि द मैं इतना सेक्टर। मार्केटिंग पे करूं, इतना डिजिटल मार्केटिंग पे करना चाहिए, सर ऐसा कुछ वो आप लोग डिपेंड ऑन द सेक्टर है, हर सेक्टर पे आता सेक्टर है? का अलग है, हर बिजनेस की नीड अलग है, यूएसपी अलग है। वो परसेंटेज में बताना तो नहीं है, लेकिन आपको अपनी सर्विसेज की पहले प्रायोरिटी लिस्ट बनानी चाहिए कि आपके सर्विसेज को सस्टेन करने के लिए, आपके प्रोडक्ट को सस्टेन करने के लिए क्या चीजें चाहिए, और क्या आपकी प्रायोरिटी है, क्या आपके पास ऑप्शंस हैं। उसके बाद उस बेसिस पे आपको अपना बजट अलॉट करना चाहिए। तो अभी हमने बात की जैसे कि स्टार्टअप चल गया मेरा, अभी थोड़ा थोड़ा सा चलने लग गया, कुछ फंडिंग भी मिल गई मुझे, अभी मैं कुछ मार्केटिंग पे भी कर रहा हूँ कुछ स्पेंड। तो अभी कंप्लाइंसेस पे मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे कुछ गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस भी काफ़ी सारी हैं स्टार्टअप के लिए, तो उस पर आप क्या फोकस करना चाहिए? जिस हिसाब से आपके जब बच्चे होते हैं तो आप उनकी हर चीज का ध्यान रखते हो, तो आपकी कंपनी भी एक बच्चे की तरह है। जैसे उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन लगने हैं, प्रॉपर चीजें लगनी है, वैसे ही आपको कंप्लाइंसेस करने हैं। जितना अर्ली आप अपने कंप्लाइंसेस करोगे, उतना हेल्दी आपकी कंपनी होगी, उतना बेटर आपका वैल्यूएशन होगा। कंप्लाइंसेस बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी स्टार्ट हो जाता है। कंप्लाइंसेस प्लानिंग जो इंडिया में 90% स्टार्टअप जहाँ पे लैग करते हैं, उनको पहले करना चाहिए। कंप्लाइंसेस में कोई आपको, देयर इज नो इफ एंड बट, यू हैव टू डू इट, और जितना स्ट्रक्चर आप करोगे उतना अच्छा है। और कंप्लाइंसेस में एक और बात मैं बोलता हूँ, कंप्लाइंसेस अगर आपके अच्छे हैं तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है, बिकॉज कंप्लाइंसेस के लिए आपको बहुत सारे चेक पॉइंट्स मेंटेन करने पड़ता है। तो कंप्लाइंसेस इज नॉट अ बर्डन, इट्स अ फुल टाइम इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि कंप्लाइंसेस के बिना आपको शायद फंडिंग मिलने भी प्रॉब्लम करेक्ट आएगी, और करेक्ट, प्लस आप कहीं ऑब्वियसली। भी लेके जाएंगे अपने स्टार्टअप को तो शायद चैलेंजेस आएंगे। तो इनिशियल जैसे मैंने किया, आगे थोड़ा सा बढ़ा, मुझे कुछ ग्रांट मिली या कुछ मेंटरशिप भी ली मैंने, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ तो मुझे आजकल बहुत सारे एआई का ज़माना आ रहा है, जैसे ठीक है एआई का बहुत सुनने को मिल रहा है। तो क्या ऐसे कुछ टूल हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने स्टार्टअप के लिए? आप कैसे यूज़ करें एआई सर को आज के ज़माने में, आप आपको कैसे यूज़ कर रहे हैं? मैं एआई यूज करिए, एआई हर स्टेज पे यूज करिए, लेकिन स्मार्टली यूज करिए, ब्लाइंडली कॉपी मत करिए। हर चीज चैट जीपीटी या हर चीज वही नहीं कर सकता, वही आपका बिजनेस नहीं चलाएगा। यू हैव टू क्रिएट योर यूनिकनेस। आप एआई को अपने टास्क को आसान करने के लिए यूज कर सकते हैं, एआई को आप कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उस पर नहीं काम कर सकते कि एआई के भरोसे आपका कोई काम चलेगा। यू हैव टू यूज योर ब्रेन विद द एआई ब्रेन, एंड कंबाइनली इट विल डू द मिरेकल। प्लस बाकी जैसे अभी एआई का बहुत ज़्यादा चल रहा है ट्रेंड की एआई हमारे जॉब्स को खा जाएगा, एआई बिल्कुल डिसरप्ट कर देगा इकोनॉमी को। तो आपको अपने जैसे बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें क्या इम्पैक्ट लग रहा है एआई से, और किस तरह का मतलब हमें प्रिकॉशन या हमें वी शुड बी प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ कि
एआई को हैंडल करने के लिए आगे? आप बिल्कुल एआई एक बार वानव्य के वेबसाइट पे भी जा करके देखिए। एआई बेसिकली कभी भी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करेगा, ह्यूमन को और इजी करेगा, बट आपको ह्यूमन को ट्रेन होगा उस एआई का पॉजिटिव इनपुट्स लेने के लिए। अदर देन दैट बिजनेसेस को ये बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत सारा टाइम सेविंग करने वाला है, बहुत सारी चीजें इजी करने वाला है। लेकिन ये मिथ है, ऑब्वियसली यू हैव टू स्किल योरसेल्फ, नॉट इन एआई, इन एवरी फील्ड इफ यू डोंट स्किल योरसेल्फ। हमारे वानव्य में भी स्टाफ्स के लिए, बाकी लोगों के लिए डिफरेंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, बाकी लोगों के लिए डिफरेंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, और उन सब चीजों को करके आपको अपने आप को अपग्रेड करने का एक टाइम टेबल होना ही चाहिए। बिकॉज इफ यू कांट, जैसे सॉफ्टवेयर में अपडेट आता है ना, यू हैव टू बी अपडेटेड। और एआई को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं मैक्सिमम, बाकी सारी चीजें हमने बहुत कुछ एआई में कर रहे हैं। आप अगर वानव्य के वेबसाइट में देखेंगे, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कर रहे हैं। और मैं आपके इस पॉडकास्ट से बोलना चाहता हूँ, अगर कोई भी कुछ भी एआई में कर रहा है, ही कैन रिच मी एनी आउट ऑन माई वेबसाइट, जस्ट मेल मी, 100% उस पर बात होगी ही होगी। और एआई ने कोई भी अच्छा पोटेंशियल स्टार्टअप है, अगर आप काम कर रहे हो तो 100% उस पर बात होगी ही होगी। आपका प्लेटफॉर्म ही बहुत बड़ा उसका जरिया है, लेकिन डायरेक्टली भी अप्रोच करेंगे तो भी होगी। और इनिशियल स्टेप्स आर इम्पोर्टेंट। अभी आपके करंटली आपने इन्वेस्ट किया हुआ है एआई के कंपनीज में कुछ? हाँ, क्या आप खुद अपने इसमें कर ही रहे हैं? बेसिकली हमने अपने सर्वर्स पे और बाकी चीज़ों पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। एआई कंपनीज में भी किया है, कुछ कंपनीज टेक ओवर भी की हैं, लेकिन मेनली हमने अपने सर्वर्स बनाए हैं। और हम एआई में इंडिया को इस तरह से सस्टेन करना चाहते हैं कि हम किसी पे भी डिपेंडेंट ना हो, और इस पूरे इकोसिस्टम को हम इस हिसाब से बना रहे हैं। और इसमें बहुत सारे लोग, सबकी टेक्नोलॉजी वेलकम है कि आप आइए, हम एसोसिएट करके भी काम कर सकते हैं, बाकी चीज़ों पे भी काम कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी गो इनटू द डेप्थ। नहीं, बहुत अच्छा है। आजकल के जब जो एआई का जो ज़माना है, उसमें अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया अपने आप को, और वैसे भी मुझे लगता है कि स्टार्टअप, अगर कोई भी कंपनी है, अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करती एवरी ईयर, आई थिंक नाउ नीड इज वो धीरे धीरे टाइम स्पैन फ्रेम छोटा बहुत हो कम जा होता रहा जा रहा है। पहले शायद 5 साल था, 10 साल हुआ करता था, अभी आप ईयर भी ज्यादा बोल अब रहे तो हैं। बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, आप रेगुलर, आपको एक, अगर आप स्टार्टअप ओनर हैं या कुछ भी हैं, इवन आपको अगर कोई जगह जॉब भी कर रहे हैं, आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपको आपने रोज नई क्या सीखा है। एक बार रात में सोने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि आपने ये अपने फील्ड में एक स्किल, अगर आप छोटी सी पॉइंट डॉट, बहुत सारे डॉट्स बन के कब लाइन बन जाती है, नो वन नोज दैट। सही बात कही आपने। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लर्न नहीं कर रहे हो, लर्न और अनलर्न मैं दोनों बहुत बहुत जगह इंपॉर्टेंट बोलता है। हूँ, बोरिंग काम रेगुलरली करने में ही पैसा बनता है, पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट होकर के ही लाइन बनती है, तो वो डॉट रोज जाने से इंपॉर्टेंट है। अगर वो डॉट रुक जाती है तो वहां से लाइन टूट जाती है, तो रीबिल्ड करना उसको बहुत मुश्किल है। और दूसरी चीज, आज के स्टार्टअप्स को बहुत जल्दी चाहिए, उनको कोई भी चीज बोरिंग अच्छी नहीं लगती है। बट दिस इज द की लाइन, बोरिंग थिंग इन अ डिसिप्लिन मैनर गिव्स यू मोर मनी rather than going into the innovation. बहुत अच्छी बात कही आपने। और इस प्लेटफॉर्म से आप जैसे स्टार्टअप को कोई मैसेज देना चाहेंगे, जैसे नए स्टार्टअप जो कर रहे हैं, उनको क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्या अपनी चीज़ों को किस तरह से प्रेजेंट करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले यार, मिथ्स में मत जाओ। बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत आगे चीज़ें हैं। आप किससे बात कर रहे हो, कितना ट्रस्टवर्दी है वो पर्सन, कितनी वो एजेंसी ट्रस्टवर्दी है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको हर चीज़ स्ट्रक्चर्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड इन द सेंस, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। आपको पहले प्लानिंग, उसके बाद उस पर ब्रेन स्ट्रोमिंग करके फिर मार्केट में आना चाहिए, रेदर देन आप मार्केट में आने के बाद आप ब्रेन स्ट्रोमिंग कर रहे हो। तो एंड यूज द एक्सपर्ट्स। हर चीज आप नहीं कर सकते, यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट्स ऑफ दैट फील्ड, और ये लेना स्टार्ट करो। जितना जल्दी आप लोगे, वो आज की छोटी सी कॉस्ट कल आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा। इनिशियली होता है कि स्टार्टअप कोशिश करते हैं कि कॉस्ट को सेव किया जाए, खुद ही कुछ सब कुछ कर लें। करेक्ट। लेकिन आपकी जो गाइडेंस है कि एटलीस्ट हमें मेंटर्स को करना पास जाना चाहिए और उनसे हेल्प लेनी चाहिए। एटलीस्ट स्टार्ट डिस्कसिंग विद देम। बहुत सी चीजें डिस्कस करने पे इतनी अच्छी आ जाती हैं। मुझे तो आजकल लोग
फ्लाइट्स में ट्रेन्स में भी बैठ करके अगर बोलते हैं तो भी मैं उन्हें कुछ हमारी ऐसी डिस्कशंस हो जाती हैं जो शायद उनके लिए यूजफुल होता है। बाद में मुझे 2 साल 1.5 साल बाद मैसेजेस आते हैं, सर हम यहाँ मिले थे एंड इट वाज अ वेरी यूजफुल थिंग। तो आप डिस्कस करना स्टार्ट करो, आप ये दिमाग से छोड़ दो कि यार मेरा आइडिया चोरी हो जाए तो मेरा आइडिया ऐसा, नथिंग इज लाइक भाई पेटेंट तो चोरी हो नहीं पाते हैं, आइडिया कहाँ से चोरी, और आइडिया जब तक एग्जीक्यूट ना हो तब तक वो आइडिया नहीं है। और अगर हमारे दर्शक जो देख रहे हैं शो, अगर आपसे कनेक्ट करना चाहें तो क्या कोई प्लेटफॉर्म है, कैसे कर आप सकते मेरे हैं? इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन मोस्ट प्रोबेबली अगर आप लिंक्डइन पे कनेक्ट करते हैं तो 24 आवर्स में अगर मेरे पास मैसेज आता है तो 100% आपको मिलेगा ही रिप्लाई, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आप न्यू सोर्स पे कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ के भी थ्रू कुछ होगा तो भी हमारे पास वी कैन डिस्कस इट। आज बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे, और बहुत सारी चीजें थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जेन फॉर। जी, आई थिंक मैंने अभी तक जेन जी फाउंडर की बात की थी, जेन जी इन्वेस्टर से बात करके बहुत अच्छा लगा। जो एनर्जी लेवल आपका है उसको देख के भी बहुत मजा आया आज के शो में। थैंक्स फॉर कमिंग स्वप्निल जी, थैंक यू, थैंक्स। तो दोस्तों ये थी आज की बेहद एनर्जेटिक, प्रैक्टिकल और ग्राउंड लेवल बातचीत। आज के एपिसोड से कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। स्टार्टअप शुरू करने की कोई जल्दी नहीं होती, पहले पिलर बनाओ फिर छत डालो। जॉब छोड़ने से पहले प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लाओ, फाइनेंशियल कुशन बनाओ, फिर छलांग लगाओ। आइडिया का सबसे बड़ा वैलिडेशन टूल मार्केट है। कस्टमर से पूछो, रिपीट ऑर्डर्स की तरफ देखो। कंप्लायंस बर्डन नहीं है, हेल्दी कंपनी की वैक्सीनेशन है। और सबसे बड़ी बात, बोरिंग काम रेगुलरली करने से ही पैसा बनता है। तो दोस्तों आज की इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे द फाउंडर टॉक के अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत और एक नई इंस्पायरिंग जर्नी के साथ। तब तक के लिए डिसिप्लिन रहिए, स्ट्रक्चर्ड रहिए और हर दिन एक नया डॉट जोड़ते रहिए, क्योंकि कामयाबी इनोवेशन में नहीं, कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन में मिलती है।